बंगाल में संदेशखाली पहुंच चुकी है एनएसजी की टीम। एनएसजी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सीबीआई रेड में आज बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं और इसके बाद ये आशंका गहरा गई है कि ये जो असलहा इकट्ठा किया गया था, ये जो जखीरा हथियारों का इकट्ठा किया गया था, इसका मकसद क्या था? क्या चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाना था? क्या पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र का ये महापर्व हो रहा है उसमें इनका इस्तेमाल करके नतीजों को बदलने की साजिश थी? एनएसजी की टीम पहुंच चुकी है और अब पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा क्यों इकट्ठा किया गया, किसने इकट्ठा किया गया और क्या था इनका पूरा मकसद, इसकी करेंगे हम पड़ताल। एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चारों तरफ सुरक्षा का जबरदस्त पहरा है। चारों तरफ भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। काले भेष में कोई और नहीं बल्कि एनएसजी कमांडो हैं, जिनके बूते देश की सुरक्षा है। लेकिन इस बार इस काले कमांडो की तैनाती संदेशखाली में है। वही इलाका जहां कभी टीएमसी नेता शाहजहां शेख का सिक्का चलता था, वही इलाका जहां कभी शाहजहां शेख महिलाओं के साथ उत्पीड़न करता था। लेकिन अब इस इलाके में एनएसजी कमांडो का पहरा है। इलाके में सुरक्षा बलों के साथ एनएसजी कमांडो घूम रहे हैं। इलाके का कोना कोना खंगाला जा रहा है। ये संदेशखाली की ताजा तस्वीरें हैं, जब एनएसजी कमांडो अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंचकर डेरा डाल दिया है। संदेशखाली क्यों पहुंची एनएसजी? काले कमांडो के पहुंचने का मकसद क्या है? मकसद साफ है, इलाके के कोने कोने से हथियारों के जखीरे को खोज निकालना। मकसद साफ है, गोला बारूद को खोज निकालना। अब इस रोबोट का वीडियो देखिए। इससे पहले आपने संदेशखाली में ऐसी तस्वीरें नहीं देखी होंगी। तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जरिए संदेशखाली में हथियारों का जखीरा खंगाला जा रहा है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई अपनी छापेमारी में संदेशखाली के सबसे बड़े आरोपी शाहजहां शेख के कई ठिकानों से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद कर चुकी है। आपको याद होगा वो वक्त जब कोरोना के दौरान कथित तौर पर हुए हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को बंगाल में 15 ठिकानों पर छापा मारा था। टीम नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव में शेख शाहजहां और शंकर के घर भी रेड डालने गई थी। इस दौरान शाहजहां के हजारों गुर्गों ने ईडी पर हमला कर दिया था। लेकिन अब ये नामुमकिन है। तस्वीर बदल चुकी है। एक तरफ दूसरे फेज का चुनाव चलता रहा तो दूसरी तरफ संदेशखाली में एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संदेशखाली में एनएसजी टीम पहुंची तो जी न्यूज की टीम भी मौके पर पहुंची। दिखाते हैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं संदेशखाली के शॉर्बेरिया में, जहां पे आज सुबह से सीबीआई की टीम सर्च ऑपरेशन चला रहा था और सीबीआई के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ह्यूज क्वांटिटी ऑफ आर्म्स, एमुनेशन, जिनमें फॉरेन मेड आर्म्स था, बॉम्ब में मिला था। और इस वक्त की सबसे बड़ी जो तस्वीरें सामने आ रहा है कि एनएसजी की टीम संदेशखाली में पहुंचा है कि सीबीआई जब यहाँ पे जांच कर रहा था उसी दौरान कुछ ऐसा चीजें सामने आया जिसका जो इम्पोर्टेंस महसूस करते हुए एनएसजी को रिक्विजिशन भेजा गया और एनएसजी की टीम यहां पे पहुंचा है। आपको दिखा दे कि एनएसजी की टीम पूरी तरह से तैयार होके जहां पे रेड हो रहा था, जहां से ह्यूज क्वांटिटी आर्म्स मिला है। और आपको दिखा दे 5 कॉन्वॉय जो 5 गाड़ी लेके यहां पे एनएसजी की टीम यहां पे पहुंचे हैं। अपने जो अत्याधुनिक जो आर्म्स है उसकी तरह उसको लेके पूरी तैयारी के साथ एनएसजी की टीम यहां पे पहुंचा है। उनके जो कॉन्वॉय है उनमें एक एम्बुलेंस भी रखा है। अगर कोई भी घटना घटता है, जो बॉम्ब रिकवर हुआ है उसको डिफ्यूज करने के बाद आपको दिखा दे कि एनएसजी के कमांडोज जो है पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। जहां से आर्म्स एमुनेशन मिला है उसको वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। कैमरा पर्सन नवीन के साथ पियाली मित्रा, जी मीडिया, कोलकाता।
और संदेशखाली केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। संदेशखाली केस में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है पश्चिम बंगाल सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है ममता सरकार। 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। संदेशखाली का मामला काफी सुर्खियों में रहा। शाहजहां शेख और उसके करीबियों पर महिलाओं के शोषण, जमीन के कब्जे और तमाम तरह के आरोप लगे थे और इस पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। चुनावी सरगर्मी के बीच अब पश्चिम बंगाल एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल है कि क्या दीदी राज में बम बंदूक के बिना काम नहीं होता। आज दूसरे राउंड का चुनाव था, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी जी जय श्री राम। चौबीस के चुनाव में पश्चिम बंगाल में रैली है, हो हंगामा है, बम है, बारूद है और मर्डर है। अकड़ दिखाने वाला और दूसरों को रुलाने वाला शाहजहां शेख तो घुटनों पर आ गया। ईडी के शिकंजे में आने के बाद 2 महीने बाद आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन बम, बारूद और मर्डर की फहरिस्त खत्म होती नहीं दिख रही। आज देश के 13 राज्यों में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। उन राज्यों की फहरिस्त में पश्चिम बंगाल भी है। सबसे पहले आपको ये बता दें कि बंगाल में कहां-कहां वोटिंग हुई। रायगंज, बालूरघाट और दार्जिलिंग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग संपन्न जरूर हो गई, लेकिन बिना हंगामे और हत्या के बाद खत्म नहीं हुई। इलाका पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर का है। भारी पुलिस बल। दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले ही एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। बीजेपी कार्यकर्ता बुधवार से लापता था। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, लेकिन फांसी पर लटके शव को देखने के बाद परिवार और इलाके में लोग सकते में आ गए। ন্যাচারাল ডেথ কেস রেজিস্টার্ড হয়েছে, বডি পিএম এর জন্য পাঠানো হয়েছে, তদন্ত চলছে। কি মনে হচ্ছে, মানে এটা কি হ্যাঙ্গিং যে হয়েছে? না, ওটা পিএম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমরা এখন। शव पर चोट के निशान भी हैं। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद आरोप टीएमसी पर लग रहे हैं, लेकिन दीदी के राज में दूसरे फेज का चुनाव इन्हीं तस्वीरों के साथ खत्म नहीं हुआ। अगली तस्वीर भी देखिए। जमकर हो हंगामा, मारपीट का भी आरोप। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर है, जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के कार्यकर्ता वोटरों को उनके पक्ष में वोट डालने के लिए उकसा रहे थे, लेकिन जैसे ही मौके पर बीजेपी उम्मीदवार सुकांत मजूमदार पहुंचे, हंगामा शुरू हो गया। गो बैक के नारे लगने लगे। टीएमसी के गुंडे हैं सारे, सारे टीएमसी के गुंडे, 100 टीएमसी गुंडे हैं सारे, सारे शेख शाहजहां के औलाद है, सारे शेख शाहजहां के औलाद है और शेख शाहजहां का काम करता है। पुलिस खड़ी हुई है, पूरी पुलिस खड़ी है, पुलिस कुछ नहीं, पुलिस किच्छु करছে না। बंगाल के दूसरे फेज के चुनाव की अगली तस्वीर भी देखिए। संदेशखाली की महिलाओं को रुलाने वाला ईडी के शिकंजे में रो रहा है, लेकिन उसके गुर्गों का वर्चस्व अब भी बना हुआ है। संदेशखाली मामले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापे मारे हैं। जांच एजेंसी ने कई ठिकानों पर छापेमारी कर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। कई संदिग्ध आरोपी सीबीआई की रडार पर हैं। वहीं बरामद हुए हथियारों का विदेश से स्मगलिंग होने का संदेह है। इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने हथियारों की बरामदगी के साथ ही नकदी भी जब्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मामले की जांच कर रही है। आपको यह भी बता दें कि सीबीआई ने एक केस भी दर्ज किया है। अब जानिए कि छापेमारी के दौरान सीबीआई को शाहजहां शेख के ठिकाने से क्या क्या मिला है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा विदेशी पिस्टल भी इस छापेमारी के दौरान बरामद की गई है। सीबीआई की टीम जो छापेमारी कर रही है उसमें बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें विदेशी पिस्टल्स के साथ साथ देसी बंदूक भी बरामद की गई है, देसी पिस्टल्स भी बरामद की गई है। इन सब के अलावा भारी मात्रा में कैश भी छापेमारी में बरामद किया गया है। सीबीआई की टीम ने आज जो छापेमारी की है इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद किए गए हैं। जाहिर सी बात है इन सब का मकसद क्या था इसको लेकर के अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर एनएसजी की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। एक तरफ बंगाल में बवाल छिड़ा है तो दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठा रही है। पीएम मोदी कांग्रेस पर देश के लोगों की संपत्ति घुसपैठियों को बांटने की कोशिश करने का आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज कांग्रेस पर देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। जय जय श्री राम। जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? चौबीस की चुनावी महाभारत, INDIA पर नई ऑफर। विपक्ष पर चोट, शरिया कानून वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सियासी घमासान जारी है। संपत्ति और विरासत के आरोप झेल रही कांग्रेस पर अमित शाह ने आज शरिया कानून का प्रहार किया। एमपी के गुना की रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला देते हुए पूछा कि पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात के क्या मायने हैं? क्या कांग्रेस पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है? कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर देश भर में यूसीसी लागू करने का जिक्र छेड़ते हुए कहा कि हिंदुस्तान शरिया कानून से नहीं बल्कि यूसीसी से चलेगा। वहीं अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार किया और बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे, यूसीसी की शुरुआत की है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी जी पर्सनल लॉ की बात करते हैं, वो देश को खंड खंड तोड़ने की बात है। ये देश में पर्सनल लॉ नहीं चल सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो रिलीजियस लॉज होते हैं या जो पर्सनल लॉज होते हैं उसमें सुधार या संशोधन रिलीजन के अंदर से आने चाहिए। अमित शाह जी वही काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो आरएसएस करती है, वही काम कर रहे हैं जो जेपी नड्डा जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी कोरा सफेद सपाट झूठ बिना पलक झपकाए बोल रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने जब से अपना घोषणा पत्र जारी किया है तभी से बीजेपी लगातार कांग्रेस के हर एक वादे को तुष्टीकरण के हथियार के तौर पर पेश कर रही है। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के साथ ही बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी कांग्रेस पर हमलावर हैं। वहीं INDIA गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल उनके बचाव में लगे हुए हैं। ये देश के साथ गद्दारी किए हैं और फिर गद्दारी करने के लिए अपने झूठे घोषणा पत्र के साथ आपके पास आए हैं। आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको आप देखेंगे, क्या कहते हैं? कहते हैं देश हमारी अगर सरकार बनी तो हम शरिया कानून लागू कर देंगे। आप बताओ, ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा या किसी शरीयत से चलेगा? भारत
संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से भारत चलेगा। मुझे लगता है ऐसा तो ना कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में है, ना किसी घोषणा पत्र में है। मुझे नहीं लगता किस भाषा में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षीय पार्टियों का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उनका उस घोषणा पत्र का मतलब ही कुछ और निकालते हैं। लोकसभा चुनाव में गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे जनता से जुड़े मुद्दे गायब हैं। अब तक तमाम सियासी दल धर्म की आंच पर सियासी रोटियां सेकते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 40 साल से जहां ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है, वहां इस बार भाईजान को बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता से कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। हैदराबाद का सूरत हाल आखिर क्या होगा, चुनाव नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आज बात ओवैसी की खामोशी की। जो माधवीलता ओवैसी पर खुलकर हमला बोल रही हैं, उनका ओवैसी नाम तक नहीं ले रहे। आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? हैदराबाद में भाईजान यानी ओवैसी ही रहेंगे या फिर इस बार बदलेगा निजाम? यहाँ ओवैसी परिवार का ही कब्जा रहेगा या फिर माधवीलता के चेहरे के दम पर बीजेपी का कमल खिलेगा? इस चुनावी जंग में कौन बाजी मारेगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हैदराबाद सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ओवैसी को उनके ही गढ़ में कड़ी टक्कर दे रही माधवीलता अपने प्रतिद्वंदी पर सियासी तीर तो फेंक ही रही हैं, शब्दों के बाण से वार भी कर रही हैं। आम जनता के अंदर विष डाल रहे हैं, बंदा विष घोट रहा है। अपनी धमक, अपने अंदाज और हिंदुत्व के चेहरे के दम पर माधवीलता ओवैसी को उनके ही घर में ललकार रही हैं। उन पर हमलावर हैं, तो वहीं अपनी तकरीरों से विरोधियों को चुप करा देने वाले ओवैसी माधवीलता पर खामोश हैं। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। सवाल पूछा जाता है माधवीलता पर और ओवैसी जवाब देते हैं बीजेपी पर। बीजेपी जो महिला उम्मीदवार है, धनुष का जो इस्तेमाल कर रही है, उससे किस तरह की टक्कर मान रहे हैं आप? देखिए, हम 1984 से बीजेपी को हरा रहे हैं, जनता हरा रही है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है, तो पार्टी से मुकाबला है। आखिर माधवीलता पर ओवैसी सीधा हमला करने से क्यों बच रहे हैं? उनकी चुप्पी का क्या मतलब है? ओवैसी की खामोशी के पीछे कई सवाल छिपे हैं, जैसे क्या हैदराबाद में ओवैसी को बीजेपी से कड़ा मुकाबला मिल रहा है? क्या 40 साल बाद परिवार को चुनौती मिल रही है? और क्या माधवीलता ओवैसी को कड़ी टक्कर दे रही है? इन सवालों से पर्दा तो चुनाव नतीजों के बाद ही हटेगा। बहरहाल हैदराबाद में वोटिंग 13 मई को होगी, लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, यहाँ सियासी जंग और भी तेज होती जा रही है और सियासी गलियारों में चर्चा ओवैसी की खामोशी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमित शाह एमपी में कांग्रेस पर शरिया कानून को लेकर हमलावर थे, तो वहीं पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में रैली के दौरान ममता सरकार और कांग्रेस को तुष्टीकरण पर घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। पीएम ने टीएमसी पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को बसाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। देश में जब दूसरे चरण का मतदान चल रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे और पीएम मोदी के टारगेट पर थी सूबे की ममता सरकार। पीएम ने बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर एक तीर से 2 निशाना लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लपेटे में ले लिया। पीएम ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण की प्रतियोगिता चल रही है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बंगाल में बसाती है, इन घुसपैठियों को अपनी जमीन और खेत पर कब्जा करवाती है और अब कांग्रेस आपकी संपत्ति वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। बंगाल पहुंचे पीएम मोदी के तरकश में
घुसपैठ और तुष्टीकरण के दो बड़े तीर थे, जिससे उन्होंने टीएमसी और कांग्रेस पर अटैक किया और दोनों विपक्षी दलों को एक दूसरे का पूरक बताया। साथियों, टीएमसी और कांग्रेस यहाँ आपस में झगड़े का दिखावा जरूर करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों के विचार और आचार व्यवहार एक जैसा है। टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। इससे पहले पीएम मोदी 16 अप्रैल को बंगाल के बालूर घाट में भी टीएमसी पर घुसपैठियों को बंगाल लीज पर देने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में घुसपैठियों को जनता की संपत्ति बांटने की बात पीएम अपनी चुनावी रैलियों में जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका जवाब आज राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीजापुर से दिया। मोदी जी ने पिछले 10 साल सिर्फ गरीबों से पैसा छीना है। 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। 40% धन को कंट्रोल करे बैठे हुए हैं और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटी के लिए कहीं जगह नहीं है। 24 की लड़ाई में अभी 5 राउंड बाकी है। एक तरफ पीएम मोदी के सामने 400 प्लस का आंकड़ा हासिल करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए ये अस्तित्व बचाने की जंग है। ऐसे में आने वाले दिन चुनावी तपिश को और भी बढ़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी की अमेठी वापसी की खबरों के बीच आज केरल के वायनाड में मतदान हुआ। 2019 में राहुल गांधी को संसद पहुंचाने वाले वायनाड का मूड इस बार कैसा है, ये जानने के लिए आज जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने दिन भर वायनाड के मतदाताओं से मुलाकात की और वोटर्स के मन की बात जानने की कोशिश की। देखिए वायनाड से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। दक्षिण की काशी के नाम से मशहूर केरल का वायनाड शहर चुनावी मौसम में चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि वायनाड के सांसद राहुल गांधी के एक बार फिर अमेठी से भाग्य आजमाने की खबर है। इन खबरों के बीच क्या है वायनाड की जनता का मिजाज, जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने वायनाड के लोगों से उनके मन की बात जानने की कोशिश की। राहुल गांधी जीत के गए तो गया, ओनली बहुत कम बार इधर आ रहा है। अच्छा। 2-3 बार आ गया, बस उसके बाद मुंह नहीं दिखा रहा है, इसीलिए मार्जिन कम होने के चांस है इस बार। 1 or 2 times इधर आए, कुछ भी कभी नहीं आया, इसलिए पहले के परसेंटेज कम। आज वायनाड में राहुल की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। राहुल गांधी के सामने बीजेपी से के सुरेंद्रन और सीपीआई की एनी राजा हैं। बीजेपी का मानना है कि इस बार वायनाड राहुल को बाय बाय कर वेलकम मोदी कहेगी। वहीं कांग्रेस को यकीन है एक बार फिर राहुल का पलड़ा भारी रहेगा। इस बार बाय बाय राहुल, वेलकम मोदी। आप देखिए, प्रतीक्षा करिए जून 4 में क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वायनाड में। So people are fed up with Rahul Gandhi, angry with Rahul Gandhi. Congress-led India Munnani is going to win. This election is to save democracy, save constitution, save the country. वैसे 2019 में इसी वायनाड ने राहुल गांधी को सांसद बनाकर उनकी लाज बचाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल पहली बार वायनाड सीट से जीते थे। उस चुनाव में राहुल को 7,06,367 वोट मिले थे और उन्होंने 4 लाख वोट से चुनाव जीता था। मगर बड़ा सवाल यह है, क्या वायनाड के वोटर इस बार भी राहुल पर वही भरोसा जताते हैं? क्या सोच के वोट किया? नहीं, इट्स अ रिस्पांसिबिलिटी, दैट्स ऑल। सोचने का बात नहीं है। सोचने का बात नहीं। कैसा गवर्नमेंट चाहिए? राहुल गांधी ने कुछ काम किया है आपको लगता है? थोड़ा बहुत किया है। इट्स नॉट लाइक ही हैजंट डन एनीथिंग, ही हैज डन हिज पार्ट। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जीतेगा, ऐसा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज कम हो जाएगा। पहले के तुलना में जो मार्जिन है वो कम हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत आए नहीं, ये भी एक शिकायत है। लेकिन राहुल गांधी की जीत पक्की है। वायनाड के मूड की बात करें तो मूड लगभग राहुल गांधी के साथ दिख रहा है यहाँ पे। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, वायनाड। राजनीति में अब बात करते हैं मथुरा और मेरठ की। क्या मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तीसरी बार जीतेंगी? अपने काम के दम पर हेमा तीसरे टर्म का दावा जरूर कर रही हैं। हालांकि वोटिंग के साथ हेमा की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं इस चुनाव में रामायण सीरियल के श्रीराम यानी अरुण गोविल की भी अग्नि परीक्षा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे अरुण गोविल की किस्मत का फैसला भी जनता ने कर दिया है।
दूसरे चरण में वोट की ताकत से जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी, लेकिन इनमें मथुरा और मेरठ जैसी सीटें खास हैं। जातीय समीकरण के लिए ये अहम है, तो उनकी पहचान सेलिब्रिटी उम्मीदवारों को लेकर भी है। मथुरा से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तीसरी बार बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। कृष्ण की भूमि मथुरा में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह दिखा। हर वर्ग, हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बहुत डेवलपमेंट किया है मोदी जी के आने के बाद, हर चीज़ में मतलब बहुत सुधार है। हम लोग एज अ यूथ में मतलब यही दिखाना चाहते हैं कि मतलब मोदी जी काफ़ी अच्छे हैं। महंगाई और बेरोजगारी, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है, ये बढ़ती ही जा रही है। गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। और जो यहाँ के काम हैं, तो हेमा मालिनी जी हैं, तो ये जो है यहाँ को भ्रमण तो करती नहीं है। लोग वह कहते कुछ और है यहाँ पे और अंदर बातें कुछ और होती हैं। बोले कि हेमा मालिनी यहाँ कभी आती नहीं है, और वो खुद मना कर रही थी हमें जो है अब नहीं लड़ना, टिकट ना दिया, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उनको ही टिकट दिया गया। मथुरा में हेमा मालिनी का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश धनगर से है। क्या ड्रीम गर्ल को तीसरा टर्म मिलेगा या तस्वीर कुछ और होगी, इसका फैसला तो मथुरा की जनता ने कर दिया है। हेमा मालिनी जहां मथुरा से हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं मेरठ से टीवी के राम की अग्नि परीक्षा है। मेरठ में बीजेपी ने अरुण गोविल को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी और रामायण के राम ने अपनी ओर से कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इनकी नई पारी कैसी होगी, इसका फैसला मेरठ की जनता ने कर दिया। महिलाएं हों या फिर बुजुर्ग या फिर युवा, सभी अपनी जिम्मेदारी निभाते नजर आए। दूसरे चरण की वोटिंग में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ और इस मतदान के दौरान यहां पर देखा जाए तो कई बड़े मुद्दे ग्राउंड पर महसूस किए जा सकते हैं, जिसमें विकास से लेकर कानून व्यवस्था, सुरक्षा और जातिगत समीकरण भी पश्चिमी यूपी में अहम मुद्दे के तौर पर देखे गए हैं। हालांकि मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। आधी आबादी के साथ साथ युवा वर्ग के मतदाता भी बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पश्चिमी यूपी का आज जो मतदान हुआ है, ये कहीं ना कहीं आगे चलकर जो और अभी फेसेस के चुनाव होने हैं, उनकी दशा और दिशा तय कर सकता है। मेरठ में अरुण गोविल के खिलाफ समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा चुनाव मैदान में हैं। सियासी दलों को सेलिब्रिटी चेहरों का फायदा मिलता ही है। इस बार भी बीजेपी को पूरा भरोसा है कि हेमा मालिनी और अरुण गोविल के दम पर मथुरा और मेरठ में बड़ी जीत हासिल होगी। मथुरा से अंजलि सिंह और मेरठ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वैसे तो सितारों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र का रुख तक नहीं करते, लेकिन हेमा मालिनी को एक अपवाद जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि न सिर्फ वो एक के बाद एक चुनाव जीतती रही हैं, बल्कि लगातार तीसरी बार वो चुनाव इस बार मैदान में उतरी और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। उनसे खास बातचीत की है जी मीडिया ने। आपने लगातार अपने काम गिनाए हैं, लेकिन फिर से नैरेटिव ये सेट किए जा रहे हैं आपके विरोधियों की ओर से कि प्रवासी और ब्रिजवासी के बीच की लड़ाई है। क्या कहना है? उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है, बहुत बोल बोल के मैं थक गई हूँ इस बात को, क्योंकि मैं यहीं के हूँ, मैं कोई बाहर की नहीं हूँ। आई एम हियर फॉर द लास्ट 10 years, तो मैं अपना ही है, अपने लोग सब मेरे ही अपने हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए इतना सेवा किया है, ये कोई ये नहीं देखा कि ये कौन सा दल का है, सबके लिए किया मैंने, क्योंकि एज ए सांसद आई हैव टू डू फॉर एवरीबॉडी, ऑल द पीपल। तो हमने किया है जो काम, तो एंड एवरीबॉडी इज हैप्पी अबाउट इट। जो विपक्ष का मतलब दूसरा पार्टी के लोग काम नहीं हुआ, तो मैं सबको बोलते हैं आप आइए हमसे, हम ज़रूर आपका काम करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बार जब मैम आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या एक तो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर हो जाता है, लेकिन इसके साथ क्या प्रेशर भी होता है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप पर पार्टी ने भी भरोसा जताया है कि आप तीसरी बार चुनाव में लड़ें? हाँ जी, देखिए मैं पब्लिक जनता से यही कहना चाहूँगी कि अभी जो सरकार है और इतना अच्छा काम आपके लिए सब दिला रहे हैं, इतनी सारी उपलब्धियाँ मिल रहा है आपको, इतना विकास हो रहा है हर जगह पे, उसका साथ देंगे कि जिसने कुछ किया ही नहीं उसका साथ दे के फ़ायदा क्या है? अभी मैं समझती हूँ कई लोग उनका भड़काते हैं, नहीं आपको हमारे साथ रहे, हम करें, क्या करेंगे वो कब, वो तो मुझे तो सामने कुछ दिखता नहीं है। So people should understand and they understand very well। वो समझदार हैं लोग, पब्लिक हमारी, वो जो जहाँ पर उनका विकास हो रहा है उसका साथ देंगे। इस बार चुनावी खर्च पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल आम चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपए
खर्च होने जा रहे हैं, जो दुनिया में किसी भी चुनाव में होने वाला सबसे ज्यादा खर्च है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों की जीडीपी इस रकम से कम है। भारत माता की, बड़ी बड़ी रैलियां, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य रोड शो, कहीं नेताजी हेलीकॉप्टर से आते हैं, कभी कभी चार्टर्ड प्लेन की सवारी होती है। अखबार, टीवी, डिजिटल मीडिया, लोगों तक पहुंचने के लिए प्रचार की ऐसी दौड़ लगी है जिसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 7 चरणों में हो रहे चुनाव में सुरक्षा और हर मतदाता तक पहुंचने के लिए भी संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से भारत में 2024 के आम चुनाव दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से जुड़े खर्चों पर नजर रखने वाली एजेंसी सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के आंकड़ों के मुताबिक 2024 लोकसभा चुनाव का अनुमानित खर्च 1.35 लाख करोड़ रुपए पहुंचने की उम्मीद है, जो 2019 के चुनाव खर्च के 2 गुने से अधिक है। 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संगठनों का खर्च शामिल है। सरकार और निर्वाचन आयोग का खर्च भी इसमें शामिल है। चुनाव में लगातार बढ़ते खर्च की वजह से ही बीजेपी चाहती है अब एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ा जाए, यानी राज्यों और देश में चुनाव एक साथ हो। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। हमने पार्लियामेंट में भी बोला हुआ है, हमने कमेटी भी बनाई थी, कमेटी का रिपोर्ट भी आया है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में देश में बहुत लोग ऑन बोर्ड आए हैं, सभी दलों ने, बहुत लोगों ने इसमें जो कमेटी को अपना सुझाव दिए हैं, बहुत ही पॉजिटिव सुझाव आए हैं और बड़े इनोवेटिव सुझाव आए हैं और देश का बहुत बड़ा लाभ होगा अगर हम इस रिपोर्ट को लागू करवा पाते हैं। चलिए अब आप ये भी समझिए चुनाव का खर्च इतना क्यों बढ़ रहा है। इसकी वजह है कि राजनीतिक दल कॉर्पोरेट ब्रांड की तरह काम कर रहे हैं, पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं ली जा रही हैं, डिजिटल प्रचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रचार की होड़ में खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। फिलहाल चुनाव में निर्वाचन आयोग का बजट कुल खर्च का 10 से 15% होने की उम्मीद है और ज्यादा खर्च राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के हिस्से ही आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकसभा चुनाव में साल दर साल किस तरह से सरकारी खर्च बढ़ता गया है, यह हम आपको बताते हैं। जब एक बार ही सिर्फ ऐसा हुआ कि जब चुनाव का खर्च पिछले साल की तुलना में कम रहा था, जो 1952 के आम चुनाव में 10 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए थे। 1962 में यह खर्च 7 करोड़ 32 लाख रहा था। 1977 में खर्च बढ़कर 23 करोड़ तक पहुंच गया था। 1989 के आम चुनाव की अगर बात करें तो सरकार के 154 करोड़ रुपए खर्च हुए। 1999 में यह खर्च बढ़कर 947 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2009 में कुल खर्च 1114 करोड़ रुपए था, तो 2014 में यह बढ़कर 3870 करोड़ हो गया। इस बार यानी लोकसभा चुनाव 2024 में सरकारी खर्च का अनुमान 5000 करोड़ लगाया जा रहा है।